नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर के सुकमा जिले में इस बार सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस साल 1 जनवरी से अब तक 207 नक्सली मारे गए हैं। इस पर सूबे में श्रेय लेने की अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे साय सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे पिछली सरकार की मेहनत का फल बता रही है। इसी पर चर्चा करो, उससे पहले देख लेते रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक नक्सली मुठभेड़ और सुरक्षा बलों को मिल रही लगातार सफलता ये इशारा कर रही है कि इस बार लड़ाई आर या पार की है। दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। ताजा मामला सुकमा जिले के भेज्जी के दंतेशपुरम कुराजुगुड़ा नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से सभी के शव और ऑटोमेटिक हथियार बरामद कर लिए गए हैं। अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद किए गए। इस साल 1 जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 207 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 700 से ज्यादा सरेंडर कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। उसी के अनुरूप साय सरकार लगातार नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इस साल की प्रमुख बड़ी नक्सल घटनाओं पर नजर डालें तो 20 मार्च को दंतेवाड़ा में 2 नक्सली मारे गए। 3 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली मार गिराए। 16 अप्रैल को कांकेर की मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर किए गए। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली ढेर। 23 मई को अबुझमाड़ के रेकाबाया में 8 नक्सली मारे गए। 8 जून को अबुझमाड़ के आमदई एरिया में 6 नक्सली मार गिराए। 15 जून को अबुझमाड़ में 8 माओवादी मार गिराए। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली किए ढेर। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर में 3 महिला नक्सली ढेर हुई। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को मार गिराया। 5 सितंबर को तेलंगाना बॉर्डर पर 6 माओवादियों को ढेर किया गया। 22 नवंबर को सुकमा में 10 नक्सली मारे गए। लगातार मिल रही सफलता से साय सरकार उत्साहित है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फिर दावा किया कि सरकार नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर, विकास की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मेहनत हमारी और पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, जमीन, पट्टा, रोजगार के अवसर हमने दिए, इसलिए आदिवासियों का विश्वास सरकार पर लौटा है। जमीन का पट्टा उनको दिया और उससे लघु उपज की समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था की, रोजगार के नए नए अवसर हम लोगों ने प्रदान किया और इस कारण से आदिवासियों का विश्वास सरकार पे लौटा और यही कारण है कि 600 गांव हम खाली कराने सफल रहे। बहरहाल नक्सली क्षेत्र में जवानों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं और रायपुर में इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस सफलता का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। लाल आतंक पर लगाम, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान रायपुर से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, पीसी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जी से मैं बात करूंगा। सुरेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी अभी हाल ही में जो कार्रवाई कर रही है या कुछ 6 महीने से हम जो कार्रवाई देख रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? वो सही है या वाकई कार्रवाई हो रही है या फिर झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं या फिर जो कार्रवाई हो रही है उस तरह से नहीं और दूसरे भी तरीके थे?
क्या इत्तेफाक रखती है इन कार्रवाइयों से कांग्रेस? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नक्सली जो समस्या है वो खाली छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और काफी बड़े इलाके में, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो और बिहार हो, बंगाल हो, यहां तक फैली हुई समस्या है। और इस समस्या के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के जो सुरम्य स्थान है बस्तर, वहां के विकास को, वहां के लोगों के विकास को, वहां के लोगों की जिंदगी को, उसमें एक जो सहजता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उस पर बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो सब अपने अपने तरह से प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो प्रयास किया, 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन चीजों को सामने रख के और उस पर कार्रवाई की। काफी वहां के आदिवासियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इन सब चीजों की वजह से सरकार के प्रति और पुलिस प्रशासन के प्रति, सुरक्षा कर्मियों के प्रति वहां के लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ और ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत हो रहा है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त होना ही चाहिए और इसमें मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो मैं सफलता की कामना करता हूं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी पीढ़ी को खोया है नक्सली वारदात में, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात है। और कांग्रेस की सरकार ने भी अपने कार्यकाल में पूरा प्रयास किया था। मगर हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बस्तर में सफलता मिल रही है और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है, मगर उसी तरह से जो मैदानी इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और लगातार चाकूबाजी, हत्या और ये दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं, इसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। ठीक, सुब्रानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी ने जिस तरह से चीजों को रखा कि काम, हाँ ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैदानी इलाके का जिक्र किया। हालांकि मुद्दा दूसरा है, तो मैं मैदानी वाले क्षेत्र पर जाऊंगा तो ये मुद्दा दूसरी दिशा में चला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सीधा सीधा जो बात, ये टॉपिक भी हमारा है कि उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो काम किया है, इंक्लूड कांग्रेस, जो 5 सालों में जो काम किया, जो लोगों का विश्वास जीता, शायद उसी का नतीजा है कि आपको इतनी बड़ी मात्रा में सफलता मिल रही है। दीपक जी, निश्चित रूप से सुरेंद्र शर्मा जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं। बिल्कुल। और कहीं कहीं वो राजनीति से हट के अपनी बात को रखते हैं, लेकिन वो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं उनकी कि पिछले 5 साल की सरकार ने जो काम किए उसी के आधार पे हम सफल हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आकर पड़ोसी राज्यों के गृह सचिवों की बैठक आमंत्रित किए थे रायपुर में, और वहीं एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। हमने उस दिशा में कदम भी बढ़ाए। 207 नक्सली मारे गए, 600 से अधिक आत्मसमर्पण किए और कुछ गिरफ्तार भी हुए। तो कमर तो टूट गई है नक्सलवाद की। मुझे लगता है 2026 तो बहुत दूर है, 2025 के आखिरी में या भी मध्य में ही ये सफलता पूरी मिल जाएगी और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब से गृह मंत्री जी आए हैं और गृह मंत्री जी ने जो सभी राज्यों के डीजीपी या फिर आईजीओ से जो मुलाकात की और जो सेनाओं से बात की, उसके बाद जो ऑपरेशन आपने शुरू किए, ये उसी का परिणाम, आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जब तब से ये परिणाम निकल रहा है? निश्चित रूप से, निश्चित। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रमन सिंह ने जो 15 साल में प्रयास करे वो बेकार थे, या उन्होंने करे ही नहीं प्रयास? देखिए, रमन सिंह जी नहीं दीपक जी, रमन सिंह जी ने भी 2022 तक नक्सलवाद समाप्त करने का
संकल्प लिया था उस दिशा में वो आगे बढ़े थे। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में एक एक्सीडेंटल सरकार बनी जो 5 साल तक चली। एक्सीडेंटल क्यों बनी? जीत के बनी सर? समाप्त करने की दिशा में कोई कदम एक्सीडेंटल कैसे कह सकते हैं? नहीं मानते, क्योंकि वो भुलावे में रख के जनता को गुमराह। नहीं, ऐसे आप एक्सीडेंटल बोल के जनता के बहुमत का अपमान कर रहे हैं सर। नहीं, अपमान नहीं कर रहा। नहीं, ये तो वही हुआ सर। 5 साल में हुए। कई बार तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। महादेव सट्टा ऐप की जब बात निकलती है, जब बात निकलती है शराब कोचियों की बात निकलती है, शराब के 2 प्रकार के काउंटर की शराब बात निकलती है, नकली होलोग्राम की, तो कहीं ना कहीं हमारा सिर झुक जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं सर, आपने 15 साल में काम नहीं किया था, इसलिए वो एक्सीडेंटल आपकी भाषा में कही हुई सरकार आई थी सर, उससे जनता का बहुमत मिला था। नहीं, ठीक नहीं, जनता भी सर बुद्धिमान है। आप लोग ऐसे कह के जनता को कहीं ना कहीं बुद्धिमान, उनकी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि जनता मूर्ख है। नहीं, जनता जनार्दन कभी मूर्ख नहीं हो सकती। जनता जनार्दन फिर तो उसका सम्मान करना चाहिए सुंदरानी जी। रूप होती है, वो ठीक है। निर्णय लेते हम सम्मान कर रहे हैं ना। हम कहाँ सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंटल बोल दिया ना आपने सर, इसलिए हम 15 साल बाद सत्ता में आप ये कह सकते थे धोखे से सरकार बनाई या धोखे में लोगों को रख के बनाई तो आपका राजनीतिक रूप सही हो जाता, लेकिन आपने एक्सीडेंटल बोल दिया तो जनता पर भी बात आ गई। खैर, मैं आपके पास लौटूंगा। कान कहीं से भी कान चलिए ठीक है। हाँ, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को पकड़ा जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंटल कहें या धोखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिसरा जी, जिस तरह से बड़ा सुरेन जी ने चीजों को, मैं बड़े सवाल लेके बैठा था, लेकिन जिस सादगी के साथ उन्होंने आंसर दिया, मेरे सारे सवाल उन्होंने लगभग खत्म कर दिए जो कांग्रेस के प्रति थे। लेकिन हाँ, सुंदरानी जी थोड़ा अपनी बातों में उलझ गए। उन्होंने कहा कि अभी जो कुछ भी हुआ अभी हुआ है, जब से गृह मंत्री जी आए हो, जब से ऑपरेशन चला, उससे पहले कुछ नहीं। हालांकि वो 5 साल उसने गिनाए अपने 15 साल को भी लपेट लिया है इसमें कहीं ना कहीं। तो अब देखें 2004 में जब रमन जी लेके आए थे नक्सली उन्मूलन नीति, उसका भी बिल्कुल सुरेन जी ने बहुत सही कहा कि ये एकदम से कोई मैजिक नहीं हुआ है कि एकदम से एक समय था कि जब गांव वाले नक्सलियों के सपोर्ट में खड़े रहते थे, आपके हर एक ऑपरेशन की जानकारी उन तक पहुंचा देते थे, आपके सुरक्षा बलों को घुसने नहीं देते थे, तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी होती थी। लेकिन अब समय बदला है, लोग विद्वान हुए हैं, लोगों में जागरूकता आई है, और वो कुछ 6 महीने या फिर 1 साल में नहीं आई है। सुरेन जी का कहना सही था कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, जिसकी वजह से आज आपको इतनी बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं। जी दीपक जी, इस पूरे मामले को देखेंगे तो दोनों वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदों को संभालने वाले लोग हैं, तो अनुभवी राजनेता हैं। तो उनका दोनों के कहने में पार्टी के साथ उनका एक बयान तो होता ही पार्टी के पक्ष में, लेकिन कुछ सच्चाइयां भी दोनों के बयान में हैं और थोड़ी बहुत पार्टी के साथ पक्षधरता तो रहेगी, ये वाली बात है। देखिए, नक्सल समस्या को अगर अपन 40-45 साल पुरानी समस्या माने, 50 साल पुरानी समस्या मान लें अगर देश की, तो पश्चिम बंगाल से शुरू होके जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से, और संयुक्त मध्य प्रदेश के दौर से जिस तरह से इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो लोकतंत्र को उससे खतरा था, लोकतंत्र को उससे खतरा है। लेकिन एक साथ साथ ये भी बात है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सही। हमारी सरकारें नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए संजीदा हैं, उसके लिए वो कोशिश कर रही है, फोर्स लगातार अपने में डेवलपमेंट कर रही है। आप देखिए कि नाइट विजन कैमरे, ड्रोन और जिस तरह से सर्वेलेंस का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से एक साथ 1200-1500 की फोर्स जंगलों में छोड़ी जा रही है, 4-4 दिन तक के जवान वहां पर कैंप करके पूरा दूर दूर तक का इलाका छान मार रहे हैं, जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है, अत्याधुनिक हथियार हैं, उसके बाद हमको ये सफलता मिल रही है। और जिस तरह से ये सफलता फोर्स ने हासिल की है, उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक दल हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन असली बात यह है कि फोर्स का शौर्य है ये, फोर्स ने जिस तरह से, और फोर्स को फ्री हैंड देने में राजनीतिक दलों का और केंद्रीय मंत्री का हाथ है। और जहां तक रहा सवाल कि सचिवों का, डीजीपी का अलग अलग राज्यों की बैठकें होने का, ये पहले भी होती रही हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 25-30 सालों का तो मैं कह सकता हूं कि सरकारें अक्सर ये बैठकें करती रही हैं। कभी छत्तीसगढ़ में हुई बैठक, कभी मध्य प्रदेश में हुई बैठक, कभी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में हुई बैठक, इस तरह से प्रभावित इलाकों के राज्यों की राजधानियों में इस तरह से ये बैठकें होती रही हैं। इस बार सरकार ने कमिटमेंट के साथ
एकदम लार्जर फोर्स को छोड़ा है, जिस तरह से अलग अलग बिल्कुल इलाकों सही। में, और पूरे जंगल को घेर करके सारे अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके। और मुझे पक्का यकीन है कि इसके साथ साथ हमको जो भारतीय सेना के जो एयरफोर्स के जो हैं एक्सपर्ट लोग हैं, उन सब का भी साथ साथ में सहयोग मिल रहा सही। है। वो फ्रंट पे नहीं है, वो पीछे से हैं, ऐसा जो सूत्र बताते हैं जिस तरह से सही, दिखता बिल्कुल है, सही। तो वो नहीं है। पूरी तरह से जो आधुनिक ड्रोन जो है वो ज्यादा बड़े इलाके को कवर कवर कर वाले पा रहे हैं, नाइट बिल्कुल विजन के सही। साथ, जिसमें सारी चीजें दिख सकती हैं, लोकेशन ट्रेस हो सकता है, तब ये सफलताएं मिल रही है। और निश्चित रूप से अलग अलग सरकारों के दौर में जो काम हुआ है उसका धीरे धीरे चल के हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं। नहीं पिछले जी, आपकी भाजपा बात को सही है कि इस सेना बात को का मॉडर्नाइज जरूर किया मिल गया, सकता है कि एक साथ बड़ी फोर्स को उन्होंने डिप्लॉय किया। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से जी। सहमत हूं, लेकिन जी, जो जी, जी, इच्छा उसका शक्ति फायदा अभी मिलता दिखाई है। जा रही है वो और- इच्छा शक्ति बहुत पहले भी दिखाई जा सकती थी। ये इच्छा शक्ति कहेंगे सर? ये इसके राजनीतिक पीछे- पार्टी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होने के कारण भी फर्क पड़ता है। अभी सरकार जिस तरह से एक साथ है, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, तो एक तरह से महाराष्ट्र में भी भाजपा, मध्य प्रदेश में भी है। भाजपा की गठबंधन की सरकार रही, तो उसके कारण ये पूरे इलाके में फर्क पड़ा। मध्य प्रदेश तो है ही है, तो इस कारण से उसका एक साथ आने पे फर्क पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि लगातार संघर्ष के बाद नक्सली भी कमजोर हुए हैं। बिल्कुल इन पिछले 10 सालों में नक्सल फोर्स में भर्तियों में भी कमी आई थी, जिसका सही, बिल्कुल उन्होंने सही। बाकायदा कई बार खुद की विज्ञप्ति में स्वीकार भी किया, और वो फोर्स भी कमजोर हुई है। देखिए, लड़ते रहने, लगातार जंगलों में रहते रहने, अनर्थक लड़ाई लड़ते रहने में उनके सही। लोग भी कम हुए हैं। बीमारियों से बुजुर्ग मारे सही, गए हैं, बिल्कुल कई सही। लोग बीमारियों के कारण मरे हैं, कई लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हुए पकड़े गए हैं, कई लोग पहले भी मुठभेड़ में मरे हैं। तो एक प्रक्रिया है जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नक्सल अगर हट रहे हैं, अगर पुलिस फोर्स, ये गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक के हम नक्सलियों का सफाया कर देंगे करके, तो मेरा ये कहना है, क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी कुछ करेंगे? उसके साथ साथ क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वहां के लोगों को शांतिपूर्वक विकास में भागीदारी करने के लिए क्या उसके बाद ये फोर्सेस वहां से हटाई जाएंगी, या फिर सैन्यीकरण का ये सिलसिला जारी रहेगा? आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, जहां पर लगातार फोर्स रहती है, उन इलाकों में विकास और डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाता जहां पर लोकतांत्रिक वातावरण रहता है और विकास होता है। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान का ले सकते हैं उदाहरण, जिस तरह से वहां पर फोर्स जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, जिसके कारण वहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर डेमोक्रेसी को सेना ही चलाती है। तो ऐसी स्थिति बस्तर में नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों युक्त जो छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि हम डेमोक्रेटिक राइट्स सबको देंगे, नागरिक अधिकार सभी को देंगे, और लोग उन नागरिक अधिकारों का अच्छी तरह से आनंद उठाएंगे और अपने विकास में राष्ट्र के साथ शामिल होंगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो मूल निवासी संघ जैसे छोटे संगठन पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जहां पर वो ग्रामीण आदिवासी जो कोरोना काल में जो बच्चे स्कूलों से वापस आए थे, स्कूल बंद होने के कारण, उन लोगों ने छोटे छोटे आंदोलन शुरू किए थे, उसको लेकर के सरकार इतनी गंभीर हुई, जो कि बहुत बड़ा मंच भी नहीं था, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों की चिंताएं उससे जुड़ी हुई थी कि फोर्स उनके दैनिक जीवन में कैसा हस्तक्षेप कर रहा है, कैसे वहां पर धान की फसल लोग काट नहीं पा रहे, वनोपज इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आदिवासी जीवन के जो छोटे छोटे जरूरी चीज हैं उनको फोर्स के हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। और नक्सल उन्मूलन के लिए कोई समिति मना नहीं कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के नागरिक अधिकारों को भी बचाने की, लोकतंत्र को भी बचाने की चिंता सरकार को होनी चाहिए। इसलिए जी सुरेंद्र जी, रखा जाना चाहिए। जिस तरह से ठीक है 2026 क्यों सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो 25 तक ही सब कुछ समाप्त हो जाए नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलवाद समाप्त हो गया, उसके बाद क्या? एक जो खबर अंदर खाने से चल रही है कि ये सब कुछ कवायद इसलिए की जा रही है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो बहुमूल्य चीजें हैं जो जंगलों में छिपी हुई हैं, ये नक्सली उनके लिए हटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार उन पर कब्जा करेगी या फिर उनका किसी को ठेके पे दिया जाएगा, जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। अंदर खाने ये बातें चल रही हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चल रही हो या कहीं और से आ रही हो। कांग्रेस क्या इन सब बातों से इत्तेफाक रखती है कि वाकई कुछ ऐसा ही भविष्य देखने को मिलेगा? एकदम सही पकड़ा है आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बना चुकी है और झारखंड में बनाना चाहिए, और बस्तर का इलाका ये जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खनिज से परिपूर्ण इलाका है, और ये आम चर्चा है राजनीतिज्ञों के बीच में, पत्रकारों के बीच में और विद्वानों के बीच में
कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की निगाह इन चीजों पर है। वरना आप एक बात मेरे को बताइए कि जब 31 लोगों की हत्या हो जाती है झीरम में, तो भारतीय जनता पार्टी इतना आक्रामक क्यों नहीं होती? आज ये जो आक्रामकता के पीछे ये संशय है, ये मतलब आशंका है, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी आशंका गलत सिद्ध हो। मगर आमतौर पे चर्चा तो यही है कि इन सारे मिनरलों पे और सारे जो खनिज संसाधन हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र जो उद्योगपति हैं उनकी निगाह है, और इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। मगर किसी भी तरह से अगर नक्सलवाद से मुक्ति मिलती है तो मैं तो स्वागत ही करूंगा। ठीक है। और जैसा कि रथ जी ने कहा, उसके बाद आदिवासियों को 5वीं अनुसूची जारी है, और उनके अनुरूप, उनके जीवन के अनुरूप, उनके संस्कृति के अनुरूप, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए वहां पर के जो है प्राकृतिक अवस्था भी कायम रहे, और वो देश और समाज के साथ बराबरी के साथ चल सकें, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के हर नागरिक की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी ये अक्षुण्ण बना रहे, ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही एक सबसे अच्छा आभूषण है। तो मैं तो शंका व्यक्त करते हुए भी यही कह सकता हूं कि मेरी शंका निर्मूल सिद्ध हो तो मुझको खुशी होगी। ठीक। सुंदरानी जी, जिस तरह से नक्सल को हम खात्मे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद का भी रोड मैप तैयार किया होगा कि कैसे चीजें मुकम्मल की जाएंगी। ठीक है, नक्सली जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उनका तरीका गलत हो सकता है, उनके कायदे गलत हो सकते हैं, उनके नियम गलत हैं, पर वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए, क्या हम भविष्य में उनको सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि अभी रिसेंटली एक दूसरा जंगल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, शायद आप लोगों को याद हो, जहां पे कहा जा रहा है कि हसदेव, हाँ बिल्कुल, वहां पे सुना जा रहा है कि इस बहुत सारे रोक के बावजूद भी कटाई शुरू हो चुकी है, कई पेड़ों को तहस नहस कर दिया गया, फोर्स लगा दी गई है। कितना सत्य कितना झूठी आप बेहतर बता पाएंगे। तो जब हम हाल ही में ये उदाहरण देख रहे हैं तो कल को हम कैसे ये स्वीकारें कि उनका जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा, वो संरक्षित रहेगा? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से हमारा एकमात्र लक्ष्य है नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना। कहीं पे भी जल जंगल जमीन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, छत्तीसगढ़ का अहित नहीं किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के नागरिकों का अहित नहीं किया जाएगा, बस्तर में रहने वाले वनवासियों के हितों की पूरी रक्षा होगी, जमीनों की रक्षा होगी। कहीं पे भी किसी उद्योगपतियों को बंदर बांट करके जमीन बांट दी जाएगी, ये जो आरोप कांग्रेस के लोग लगाते रहते हैं दीपक जी, ऐसा नहीं होगा। हमारा भी छत्तीसगढ़ की माटी से प्रेम है, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ विकास के जरूर रास्ते खोलेंगे। हम कहीं न कहीं वनांचल में विकास के नाम पे तो सर जंगल उजड़ के पूरे विश्व के करेंगे, तो क्या वैसा विकास होगा? नहीं उजड़ेंगे। छत्तीसगढ़ जंगलों के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ आदिवासियों की पहचान है, छत्तीसगढ़ जंगलों से पहचान बनती है। इस पहचान को भारतीय जनता पार्टी कभी खोने नहीं देगी। तीसरे जी, जिस तरह से सुंदरानी जी बड़ा आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि नहीं, भविष्य ऐसा नहीं होगा जिस तरह की कल्पना कांग्रेस कर रही है, डर रही है, बड़ा सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से भविष्य तैयार किया जाएगा वनवासियों का, जंगल का और जमीन का। और लेकिन जिस तरह से अभी हम हाल ही में देखें, कई बार मैंने इस प्रकार के आंदोलन देखे कि कोयला छत्तीसगढ़ से जाता है, फिर भी वहां पर बिजली की जो यूनिट है वो लगभग बाकी राज्यों के बराबर है, हम कोयला उत्पादन कर रहे हैं, फिर भी हमें वो नसीब नहीं हो पा रहा है। हसदेव का उदाहरण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हालांकि सुंदरानी जी ने उस पर कुछ बोला नहीं, पता नहीं क्यों। अब आप शायद बेहतर जानते होंगे वहां जमीनी हालात क्या हैं इस वक्त। बाकी जो जंगल हैं, अभी बहुत सारे कोयले के चक्कर में लगभग पूरी जमीन खोद डाली है। कैसे ये मान लिया जाए कि भविष्य उन जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोई प्रारूप बनाएगी, और क्या विकास के नाम पर वहां पर कोयला या अन्य खदानें नहीं खोदी जाएंगी? जी देखिए, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन जो
शुरुआती जो लक्षण दिखते हैं उससे पहचान होती है कि भविष्य कैसा होगा। जैसे? क्योंकि जब आप लोकतंत्र को मजबूत करते हैं तो इसका मतलब लोगों के जो उद्भाव है, लोगों का जो सोच है, लोगों की जो भावना है, जो लोग अपने इलाके के बारे में सोचते हैं, वो लोग अभिव्यक्त अगर कर पाए, उसकी स्वतंत्रता हो, लोग अपना विरोध दर्ज करा पाए, उसकी स्वतंत्रता हो। तो अगर ये स्वतंत्रता अभी से बाधित की जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के आंदोलन करने वालों को रोका जा रहा है। ये जो बस्तर में जो आंदोलन जो चला है, करीब अबुझमाड़ और दूसरे इलाकों में कम से कम 25 से 30 जगहों पे आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, जिसमें कोरोना के दौर में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से वापस आए थे, उन लोगों ने जब अपने गांव की समस्याओं को देखा तो उन लोगों ने कई जगह उन समस्याओं के आधार पर आंदोलन शुरू किए। पूरी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन थे और उसको स्ट्रिक्टली रोक दिया गया, उस पर लगातार प्रशासन कड़ाई से रहा, जबकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। उन लोगों को अगर बातचीत में सरकार शामिल करती और आगे चल के उनके साथ संवाद बढ़ता तो शायद जो जनजाति समुदाय है उसको अपने साथ सरकार जोड़ सकती थी, मुख्य धारा में उनको ला सकती थी। जो लोग भाषा के बाध्यता के कारण, कोई गोंडी वाले हैं, दोरली वाले हैं, हल्बी वाले, ऐसी भाषाएं जो हमारी सत्ता की भाषा नहीं है, सत्ता के अधिकारियों की समझ में जो भाषाएं नहीं आती, उन भाषाओं को बोलने वाले आदिवासियों का वो अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए जो संघर्ष था, उसको सरकार ने सीधे सीधे नक्सली समर्थक मान लिया और उनको प्रतिबंधित कर दिया। जबकि सर्व आदिवासी समाज और दूसरे जो प्लेटफॉर्म संगठन है जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको उनके साथ जोड़ करके उनके साथ संवाद किया जा सकता था, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनका विश्वास हासिल किया जा सकता था। देखिए, जो सुदूर के गांव हैं, जो मुख्य मार्गों से दूर हैं, उन गांवों में रहने वाले लोग अभी भी संवाद के लिए अपनी मूल जनजाति भाषाओं का उपयोग करते हैं, जबकि सत्ता की भाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी या इस तरह की भाषाएं हैं जिसका उपयोग वो लोग नहीं करते हैं। तो सरकार तक के वो अपनी भावनाओं को कैसे पहुंचाएं? तो उनके स्तर पर पहुंच करने के लिए, उनकी बातचीत के बीच में उनके डिमांड्स को जानने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनको अपने साथ विश्वास का वातावरण बना के जोड़ने के लिए सरकार के पास ये छोटे छोटे आंदोलन करने वाले समूह अच्छा मौका था कि उनको जोड़ लेते और उनसे बातचीत करके सरकार अपनी पहल बढ़ाती, ताकि नक्सलियों का जो समर्थन अंदर के हिस्से में है उसको भी खत्म किया जा सके और उनको लोकतांत्रिक तरीके से सम्मानजनक ढंग से जोड़ा जा सके। तो लेकिन सरकार ने उस रास्ते को खत्म करना चाहा। सरकार ने एक तरफ तो सरकार ये कहती रही कि हम नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बातचीत संविधान के दायरे में हो, वो हथियार छोड़ करके आए, और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने वाले समूह थे उनको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जल जंगल और जमीन को लेकर के सरकार उनके हकों की परवाह नहीं कर रही है, सरकार अपनी नीति पे चल रही है। इसलिए संदेह होना स्वाभाविक है और इसीलिए ये बार बार बात उठाई जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल से उनको हटा दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं बाद में जो है इन चीजों से वंचित हो जाएंगे जो अभी उनके पास है। नहीं, जिस तरह से ये इसलिए विवाद का विषय हो रहा है। जैसे और दूसरे लोग बघेल साहब ने शुरुआत की थी, गाँव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई थी। गुरबा बाड़ी करके जो योजना उनकी थी वो काफी प्रचलित हुई गांव में, काफी ज्यादा, बल्कि पूरे देश में काफी बिल्कुल। अभी जिस तरह से हमारा अपना गांव करके बीजेपी भी एक योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे करके जब अगर योजनाएं देखें जो गांव के विकास के लिए बनाई जा रही हैं, अगर इन योजनाओं को देखें तो एक निगेटिव परिदृश्य को ना देख के हम पॉजिटिव परिदृश्य को देखें तो हो सकता है भविष्य अच्छा हो। जी देखिए, ये जो फोर्स से रिलेटेड योजनाएं हैं, सरकार की कुशलता उसमें होती कि लोगों के जो रेवेन्यू के प्रकरण है, लोगों के जो आम व्यवस्था से जो शिकायतें हैं उसको सरकार पहले सॉल्व करती, उसके बाद नई योजना लाती। अगर हर सरकार में नई नई योजनाएं आएंगी और उन पिछली सरकार की योजनाओं को स्ट्रिक्टली बंद कर दिया जाएगा तो फिर विकास नहीं होगा ना। वो तो हर मकान को बना करके फिर सरकार नया मकान बनाएगी, फिर आने वाली सरकार नया मकान बनाएगी, तो जो पुराना मकान है वो तो रहने लायक रह ही नहीं जाएगा।
तो जैसे पिछली सरकार की योजनाओं में जो खामी थी उसको सरकार को दूर करके लागू किया जाना चाहिए था। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन सरकार ने उसको गलत तरीके से लागू किया। कांग्रेस सरकार ने उसको एक साथ सब जगह लागू कर दिया, जबकि उनको मॉडल बनाना चाहिए था कि हर ब्लॉक में 4-5 पंचायतों में उस योजना को अच्छे से लागू करते और उसके आधार पर बाकी गांवों से जो डिमांड क्रिएट होती तो उससे वो योजना सक्सेसफुली तरीके से मतलब कुल मिला के हो जाती। कोशिश, लेकिन ठीक है, योजनाएं जमीनी स्तर पर वो नहीं कर पाई जो एक मकसद से, लेकिन कोशिश सरकारों की रही है कि जनता को सहूलियत मिले जो और मकसद से हाँ, और आदिवासियों का विकास हो, उनका उत्थान हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए आपका, पीसूरज जी आपका, सुरेन जी आपका और श्रीचंद सुनान जी आप तीनों लोगों का। तो जिस तरह से देखा जाए अभी हाल ही में जो सफलता नक्सलियों को ढेर करके या नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए मजबूर करने के लिए, उसमें लगातार सफलता छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये नक्सली समाप्ति की ओर हो जाएंगे उसके बाद क्या वाकई जल जंगल जमीन की जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, क्या आदिवासियों को उनका हक मिलेगा, क्या उनका उत्थान होगा और क्या उनका विकास के नाम पर उनके जंगल समेटे तो नहीं जाएंगे।